हेलो एंड वेलकम एवरीवन। 4 मॉक टेस्ट है अपने पास और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। रीज़न ये है कि मॉक टेस्ट का जो मैंने एनालिसिस किया उसमें नए क्वेश्चन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। लगभग आरटीपी में कवर है या स्टडी मटेरियल के अंदर कवर है क्वेश्चन। नए क्वेश्चन बहुत कम है और उसके अलावा जैसे सिलेबस में चेंज हुआ था उस वजह से कुछ एएस के क्वेश्चन जो वो वैसे ही बाहर हो गए हैं, पार्टनरशिप बाहर हो गई है, तो उस वजह से भी मॉक टेस्ट है जो शॉर्ट हो गए हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है पुराने वाले मॉक टेस्ट के अंदर तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। ये जो पहला मॉक टेस्ट है इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन जो है वो नए हैं, उससे नए आगे वाले में 2-3 क्वेश्चन नए हैं। इस तरीके से बहुत कम ही है तो कम ही टाइम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नए हैं, जिनके अंदर कुछ अलग बात है जो अपने यहाँ तक कवर नहीं हो रखे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपन यहीं से। पहला ये क्वेश्चन एक नया है। एबीसी लिमिटेड एज ये फर्स्ट का बी, एबीसी लिमिटेड एज एंटर्ड इनटू, बाकी ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंटर इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द XYZ लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन अमाउंटिंग टू ₹4 लाख as on 31st March 2018. Before delivery of the machine, ABC Limited had changed the method of production. The new method will not require the machine order and so it shall be scrapped after delivery. Expected scrap value nil है। Explain the treatment of machine in the books of ABC Limited. देखो हम मशीन खरीद रहे थे तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी बैंक जैसा भी कर रहे हैं। ठीक है, कितने के खरीद रहे हैं? 4 लाख के। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मशीन हम खरीदने जा रहे हैं वो मशीन क्या होगी, जब हमारे पास आएगी उस वक्त तक हम क्या कर चुके हैं, हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो चेंज कर चुके हैं। और जब प्रोडक्शन लाइन चेंज कर चुके हैं इसकी वजह से क्या होगा, ये मशीन अब हमारे लिए कोई काम की नहीं बचेगी। और कोई काम की नहीं बचेगी इस वजह से हमें स्क्रैप करना पड़ेगा और स्क्रैप वैल्यू इसकी निल है। तो अब वो कह रहे हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखो असेट जो है क्या उसे हम पीपीई में कवर कर सकते हैं। तो पीपीई का मतलब क्या होता है, जिससे हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव हो। अब इस केस के अंदर इस मशीन से मिलने के बाद में क्या हमें कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होने वाला है? नहीं, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव नहीं होने वाला। तो क्या हम उसे पीपीई के रूप में हमारे बुक के अंदर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो हम क्या मशीन लिखेंगे क्या? नहीं, मशीन नहीं लिखेंगे। लाइबिलिटी लिखेंगे क्या? हाँ, एक्चुअल मशीन खरीदी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो लाइबिलिटी तो सर्टेन है, लाइबिलिटी लिखोगे। सर मशीन नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्सपेंस रह जाएगा। अगर इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता तो एसेट बनता है। अब कोई एसेट नहीं बन रहा है तो बाकी सिर्फ नॉर्मल खर्चा बचा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक्सपेंस लिखेंगे। एंड इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन है नया? इसमें 2 ही क्वेश्चन है जो अलग है, दो भी नहीं है, एक ही था क्वेश्चन इसके अंदर। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन जो था वो नया था, बाकी सारे आरटीपी में कवर है या स्टडी मटेरियल में कवर है। मैं पूरा शेयर कर दूंगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। इस आरटीपी की बात करें तो इसमें पहले क्वेश्चन का फर्स्ट का ए पार्ट, एक्स एंड कंपनी पार्टनरशिप एट ए टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़ एंड बोरोइंग जो है उसकी 0.95 करोड़। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, जिसको मैं एक और अलग लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड भी करूँगा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से। बाकी अभी यूँ समझ लीजिए कि उसके अंदर जो लिमिट दे रखी है वो ऐसी और करके दे रखी है कि टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ टू 50 करोड़ और बोरोइंग 1 करोड़ टू 10 करोड़ और होल्डिंग और सब्सिडरी इनकी है तो ये लेवल 2 में आती है। ठीक है, इनसे ज़्यादा है तो लेवल 1 में आते हैं। उसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह उन्होंने कुछ क्लासीफाई कर रखा है, वो जो सीधा लेवल 1 के अंदर आते हैं। तो ये जो है टर्नओवर इसका 1.25 है। कोई एक भी लिमिट अगर क्रॉस कर देगी तो उसके इसके अंदर वो उस कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये एक लिमिट क्रॉस कर रही है, इस वजह से ये लेवल 2 में आएगी। बाकी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जो है वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बी पार्ट, मोहन लिमिटेड एज एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विच एज इंटेंडेड टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर साइट। The following incremental cost has been incurred: setup cost to install machinery in new location, rent जो है वो 15 लाख है और removal cost जो है वो 3 लाख है to transport the machinery from the old location to temporary location। अब वो कह रहा है कि इसका कैपिटलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। तो देखो
कैपिटलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीपीई की जो रिक्वायरमेंट है, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना होगा कि भाई इससे क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या तो इनहेंस हो रहा है या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है। जब हम बात करते हैं कि उसको अगर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मशीन जो है वो पहले ही रेडी टू यूज़ थी और अब भी यहाँ से जाके वापस वहाँ भी क्या होगी, रेडी टू यूज होगी। तो क्या उसके अंदर कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में कुछ इंक्रीज वगैरह होने वाला है क्या? नहीं, वो कि वो मशीन जो पहले हमारे लिए रेडी टू यूज थी, वो कि वो हमारे लिए वापस दूसरी जगह पर रेडी टू यूज होगी। तो उस वजह से ये स्टैंड ने क्या कहा कि अगर ये आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, एक मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, तो उस केस के अंदर वो कॉस्ट आप अप्लाई नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से इसका आंसर होगा। सी पार्ट, Omega Limited has a normal wastage of 4% on production process. During the year 2016-17, the company used 12,000 MT of raw material costing 150 per MT. At the end of 630 MT were wastage, 630 का वेस्टेज हुआ है। द अकाउंटेंट वांट्स टू नो द वेस्टेज ट्रीटेड इन द बुक्स। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। तो देखो हमने परचेज कितने पे किया, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 150, तो परचेज कॉस्ट लगी हमें 18 लाख। और पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करते हैं। सर ये कहिए यहाँ पे ही होता है और ऐसा कैसे, हमने कॉस्टिंग में पढ़ा, वेरी गुड, अगर आपको याद है कॉस्टिंग का भी। तो 4% नॉर्मल वेस्टेज है, तो 12,000 माइनस 4% कितना हो गया, ये 11,520। तो कितना होगा, 18 लाख डिवाइडेड बाय 11,520। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 18 लाख डिवाइडेड बाय 11,520। यार ये आपकी 156.25 रुपीज़। ठीक है, इसके हिसाब से एबनॉर्मल जितना है वो क्या हो जाएगा, एट द एंड वेस्टेज जो है वो कितना 630 का हुआ, तो बाकी का जो है भाई नॉर्मल कितना हो गया, 12,000 का 4%, 480 का नॉर्मल हो गया। इससे ज़्यादा का जो है वो अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मल का वैल्यूशन कैसे होगा, 156.25। सर प्रोसेस में भी पढ़ा है, वहाँ भी पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको सारी चीज़ें याद है। तो डी पॉइंट, ये जो है एस 5th में भी पूछा जा सकता है, एस 5 में भी पूछा जा सकता है, और ये एस 1 में भी पूछा जा सकता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्योंकि एस 1 जो है उसने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की थोड़ी बात करके फिर कहा कि आप जाओ एस 5 पे, वो कहता है वैसे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पर्सन लिमिटेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितने की, 1,63,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम द फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। क्या चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है स्टैच्यू की रिक्वायरमेंट, एस की रिक्वायरमेंट, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू जो है इंक्रीज होता है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द 2014-15 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। अगर हम वेटेड एवरेज से करें तो इन्वेंट्री की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, 1,47,000 होगी। अब देखो इन्वेंट्री की वैल्यू अगर कम होगी तो उस केस के अंदर नोट जो होगा वो सिर्फ ये नहीं लिखा जाएगा कि हमने फीफो से वेटेड एवरेज पे गए, हम नोट लिखेंगे हम फीफो से वेटेड एवरेज पे गए, फीफो के हिसाब से वैल्यूशन 163 था, वेटेड के हिसाब से 147 हो रहा है। और उसके साथ उसका इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट पे क्या होगा वो भी आपको बताना होगा। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ 163 से कितना हो रहा है, 147 हो रहा है। मतलब कितने से कम कर रहे हैं, 16,000 से आपका इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब 16,000 से आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च जो है वो कितना, 195। कॉस्ट और एनआरवी वेचर इज लोअर, एनआरवी 195 है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एनआरवी ज़्यादा ही है। इसके बाद में ऑन 5th ये सेकंड का सी पार्ट जो है, ऑन 31 दिसंबर फायर अकर्ड हुई है प्रेमाइजेज के अंदर। मोस्ट ऑफ स्टॉक जो डिस्ट्रॉयड है, कॉस्ट ऑफ साल्वेज जो 1,40,000 है। स्टॉक जो था उस दिन कितने का था, 6,40,000 का था। तो लॉस कितना हुआ भाई, 640, उसमें से 140 का बच गया, तो कितना का लॉस हुआ भाई, 5 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम और स्टॉक इंश्योर्ड ऑफ 4 लाख। वो कह रहा है अगर इंश्योरेंस हमने 4 लाख का ले रखा है तो हम कितने का क्लेम मिलेगा। तो भाई देखो 5 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, हम क्या कहेंगे कि करवाना कितने का चाहिए था, 640 का आपके पास स्टॉक है तो 640 का करवाना चाहिए था, आपने करवाया कितने का, 4 लाख का। तो ये एवरेज क्लोज लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था, क्वेश्चन ये ऐसा कर रखा है, पर फिर भी हम इसको देख लेते हैं। दे रखा है कि
फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश फर्म विच हेड ऑफिस जो वो न्यूयॉर्क के अंदर है। स्टॉक जो है 31 दिसंबर 2016 लास्ट का दे रखा है। ब्रांच अकाउंट जो है वो न्यू बुक्स में शो डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400, तो न्यूयॉर्क अकाउंट का तो सीधा अपने को दे ही रखा। ऑन 31 दिसंबर 2016 फर्नीचर जो वो कितने का 1750, तो फर्नीचर भी सीधा फर्नीचर का है, ये रहा फर्नीचर, तो इनको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रेट जो है वो क्या दे रखी है 31 दिसंबर को 52 दे रखी है। ओपनिंग है तो ओपनिंग किसके लिए आता है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के लिए आता है, तो इसके लिए 52 रेट हो जाएगी। उसके बाद में ऑन 31 दिसंबर लास्ट के अंदर जो रेट है 16 में 51, तो क्लोजिंग रेट मॉनेटरी आइटम के लिए, तो मॉनेटरी आइटम कौन कौन से भाई, परचेज डेटर, ये डेटर हो गया 51, तो ये यहाँ 51, सॉरी डेटर एंड क्रेडिटर 51, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल 51, रेंट रेट्स बाकी कोई है नहीं, ठीक है। और एवरेज रेट बाकी के लिए एवरेज रेट लगेगी सारों के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर वालों का एवरेज रेट कितनी है 50, तो ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50, फर्नीचर आपने कर रखा, और सॉरी मॉनेटरी आइटम में बैंक अकाउंट, तो इसका क्लोजिंग रेट 51, ठीक है। मॉनेटरी आइटम किस तरीके से, ये मॉनेटरी आइटम जैसे ये समझ पा रहे हो, क्योंकि बैंक का बैलेंस जो क्लोजिंग रेट के हिसाब से ही होगा। इसके बाद में इसमें और कोई नया क्वेश्चन, क्लासीफाई ये तो है तो वैसे बहुत ईजी, पर चलो देख लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग, प्रोसीड फ्रॉम फाइनेंसिंग, इक्विटी शेयर से, कैश सेल्स ऑपरेटिंग, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग, प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीव कमीशन ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। Following item appear in the trial balance of Beta Limited as on 31st March 2017. The company decided to issue to equity shareholder bonus share at the rate of 1 for every 3 L. 3 के बदले में 1, मतलब कि 3 लाख के बदले में कितने के इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 मतलब 1 लाख के। कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व, मिनिमम रिडक्शन हो, कम से कम हो, तो पहले क्या ले लेते हैं CRR ले लेते हैं, ठीक है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हैं, कलेक्टेड इन कैश है, तो सेकंड कैटेगरी पे इस पे ले लेते हैं। अपने को 1 लाख चाहिए तो 1 लाख में से ये 30 और 40 70 हो गया, बाकी 30,000 जो है इसमें से लेंगे, थर्ड नंबर पे इसमें से लेंगे, और इसमें से कितना लेंगे 30,000 लेंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडॉक। पहले कोई सिस्टम नहीं था, अब सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो क्या चेंज माना जाएगा क्या, नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइज, सच एम्प्लॉयर विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ, अर्लियर देयर वर नो सच स्कीम। पहले कोई स्कीम नहीं थी, अब स्कीम लेके आए, तो क्या वो चेंज में मानी जाएगी क्या, नहीं। समझ पा रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, और चेंज तभी होगा जब पहले अकाउंटिंग पॉलिसी थी, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए तभी चेंज माना जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लास्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज ₹3 लाख। वो कह रहे हैं कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितने का है 3 लाख का, तो अपने को तो 5 लाख का चाहिए, जितने की नॉमिनल वैल्यू खत्म हो रही है, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के खत्म हो रहे हैं, तो 5 लाख का अपने को अमाउंट चाहिए। तो 5 लाख में से वो क्या कह रहे हैं, हम रिजर्व से कितना देने को तैयार है, वो कह रहे हैं रिजर्व से हम देने को तैयार है 3 लाख। वो कह रहे हैं बाकी का क्या, कहाँ से लाओ भाई, समझ पा रहे हो बात, इतना तो भाई इतना वो कह रहे हैं कि CRR में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो हमने कहा ठीक है इतना CRR में ट्रांसफ़र कर देंगे बाद में, तो उन्होंने कहा बाकी का जो है वो नए शेयर इशू कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, कितना चाहिए 2 लाख चाहिए। अब शेयर जो वो कितने पे इशू हो रहा है 9 पे इशू हो रहा है, तो हमने तीनों सिचुएशन देखी थी। 10 का शेयर अगर 11 पे इशू होगा तो 10 रुपये कंसिडर किया जाएगा, 10 का 10 पे इशू होता है तो 10 रुपये कंसिडर किया जाएगा, 10 का 9 पे इशू होगा तो 9 रुपये कंसिडर किया जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 9, 2, ठीक है, 0.22 मतलब 22,223 शेयर से इशू करें, ठीक है। इन द मल्टीपल ऑफ 50 ओनली, तो 22,250 शेयर इशू कर दो भाई। इज इट ओके, कम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि कम में तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो उससे ज़्यादा जो उससे आगे वाली जो 50 की लिमिट है वो करेंगे। सेक्शन 55 वो हाईलाइट होगा नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।
थर्ड मॉक टेस्ट पे बी पार्ट पे आइए। फर्स्ट का बी, राम लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 80 लाख और जिसकी यूजफुल लाइफ है 4 ईयर और रेजिडल वैल्यू है 8 लाख। ठीक है, ग्रांट इश्यू हुई है उस पर 32 लाख। शो द जनरल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ द रिफंड ऑफ द ग्रांट एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द थर्ड ईयर एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द रिमेनिंग 2 ईयर इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। अगर ग्रांट जो है वो डेफर ग्रांट अकाउंट के अंदर हुई है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जितनी ग्रांट अकाउंट का बैलेंस होगा उतना तो क्या करेंगे, ग्रांट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे डेफर्ड ग्रांट से, और बाकी का क्या करेंगे, P&L से चार्ज करेंगे। क्या डेप्रिसिएशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक स्टडी मटेरियल में कर रखा है, इसकी अकाउंटिंग आप कर लीजिएगा, दिक्कत आपको आएगी नहीं। क्लियर है, समझ गए ना? क्योंकि भाई जब अगर डेफर ग्रांट किया तो उस केस के अंदर रिफंड के टाइम जितना डेफर ग्रांट का बैलेंस उतना वहाँ से एडजस्ट होगा, बाकी का P&L में जाएगा, एसेट की कॉस्ट में कोई फर्क आएगा नहीं। कुमार लिमिटेड हैड मेड ए राइट इशू ऑफ ए शेयर इन 2017. In the offer document, its member it had projected a surplus of 40 crore during the accounting year to the end 31st March 2017. The draft result for the year प्रिपेयर जो किए उसमें फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेड फॉर द परस्यूअल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड ए डेफिसिट ऑफ 10 करोड़, लेकिन जो एक्चुअल डाटा उसमें 10 करोड़ का डेफिसिट दिख रहा है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड फॉर द आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा, वो कह रहा है कि अब हम आफ्टर सेल सर्विस जो वो प्रोवाइड नहीं करेंगे ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर। प्रोविजन जो है एट 2% of the sale is used to make for the concept of the matching of the cost against the revenue, और actual expenses जो है चार्ज यूज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन। मतलब पहले हम क्या करते थे, वारंटी पीरियड के अंदर जितने की सेल होती है उसका 2% प्रोविजन बनाते और फिर जितना एक्चुअल में वारंटी में लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, उस प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं। और इस बार से हमने क्या किया, वो बंद कर दिया। पहली बात तो प्रोविजन जो है वो अगर उसके रेट इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो प्रोविजन के अंदर चेंज होता है, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन अगर लगाना ही बंद कर दें तो हम उसे, या फिर प्रोविजन बना रहे थे, अगर प्रोविजन नहीं बना रहे थे और प्रोविजन बनाना शुरू किया तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मान सकते हैं। ठीक है, और अगर लगा रहे थे और बंद कर दिया तो उसको आप क्या मान सकते हो कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है। ठीक है, और अगर रेट 2% से 3% किया, 3% से 4% किया प्रोविजन, तो वो एस्टिमेट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके जो भी क्वेश्चन हो उसके अंदर आप एक बात ये जरूर लिखिएगा कि अगर मटेरियल इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से, प्रॉफिट पे कोई चेंज आ रहा है, कोई प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आ रहा है और जिसे हम असर्टेन कर सकते हैं तो उस केस के अंदर आप उसका डिस्क्लोजर दें, और उसके साथ साथ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फैक्ट को डिस्क्लोज करें, ये आप जरूर लिखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट द एक्सपेंसेज एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड। तो पहले हम क्या कर रहे थे, प्रोविजन बना रहे थे, अब हमने बंद कर दिया। सेल जो है वो टोटल 600 करोड़ की, तो 600 करोड़ पे पहले के हिसाब से देखते तो 2% कितना प्रोविजन बनाते, 12 करोड़ का, और इस साल हमने 12 करोड़ का प्रोविजन नहीं बनाया। इसका मतलब 12 करोड़ का प्रोविजन नहीं बनाया, मतलब 12 करोड़ से आपका प्रॉफिट है जो इंक्रीज हुआ। तो आपको ये नोट लिखना है। ठीक है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है इस तरीके से। The following is the balance sheet of Chirag as on 31st March 2015. A riot occurred on the night of 31st March 2016 in which all the books or records loss हो गए। वैसे इसमें भी नया पॉइंट नहीं है पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैशियर जो वो अवेलेबल कैश लेके भाग गया। ही गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, A sale for the year ended 31st March 2016 was 20% higher than the previous years. तो पीछे वाले साल की सेल जो है वो दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। He always sell his goods at cost plus 25%. 20% of total sales for the year ended 31st March 2016 were cash and there were no cash purchase. वो कह रहा है कैश परचेज कुछ भी नहीं, लेकिन जो टोटल सेल है 20% ऑफ टोटल सेल जो है वो क्या है, उसकी कैश सेल है, मतलब 80% क्या हो गया, क्रेडिट सेल। On 1st April 2015 the stock level was raised to 30,000. स्टॉक का लेवल जो वो 30,000 से रेज हो गया एंड द स्टॉक वाज मेंटेन एट द न्यू लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर। 1 अप्रैल को हमने क्या किया था, स्टॉक को 30,000 पे कर दिया था और फिर हमेशा इसी को मेंटेन किया था। कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है 1,40,000 ऑफ विच 35,000 was received in cash. बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है अमाउंट 20,000 ऑफ विच 5,000 was outstanding on 31st March 2016 and 6,000 were paid by the चेक। तो ये आपके
3-4 एक्सपेंस के बारे में तो P&L के अंदर आ जाएंगे, और जो रिसीव हुए, जो पे हुए वो कैश बुक के अंदर भी आ जाएंगे। एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील्ड दैट द पेमेंट टू क्रेडिटर, अब क्रेडिटर का अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। कैश परचेज कुछ है नहीं, तो जो भी है पर क्रेडिटर के अकाउंट से आएगा। 1,37,500 है। पर्सनल ड्राइंग जो वो 7500, मतलब ये कैश अकाउंट में बनाना है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 71,500 और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है 12,000। तो ये 2 कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, कैश डिपॉजिट किया और कैश विड्रॉ किया। ग्रॉस प्रॉफिट, और या फिर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर चाहो ना तो कैश और बैंक अकाउंट दोनों साथ में भी रख सकते हो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट एज पर द लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंटेड जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट पीछे वाले साल का 30,000। अब पीछे वाले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से क्या मिल जाएगी, पीछे वाले साल की सेल मिल जाएगी। पीछे वाले साल की सेल मिल जाएगी तो उससे इस साल की सेल कैलकुलेट हो जाएगी। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे लगाना 5% और इस पर 20%, और आपको द अमाउंट जो वो मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, और जो उससे लॉस हुआ, जो वो पैसा लेके गया है वो हम ये मान सकते हैं कि हम उससे रिकवर कर लेंगे, मतलब वो तो फिर उसको लॉस की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और आपको ये बनाना। अब देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअली मैं वो भी क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन ही नहीं करवाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या होती है, इसको यहाँ मैं सॉल्व नहीं करवा सकता। लाइक बोर्ड हो मेरे पास तो मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि उसके में काफ़ी सारी जगह होती है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और अगर काफ़ी सारे स्टूडेंटों को डाउट आ रहा है, अगर प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, तो उस केस के अंदर अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपके लिए क्या कर दूंगा, बोर्ड की व्यवस्था करके बोर्ड से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत आएगी नहीं। इनके अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे जो अकाउंट ज़रूरी है वो सारे अकाउंट ओपन कर डालो, जो अकाउंट चाहिए वो सारे अकाउंट ओपन कर डालो, तो फिर आपको इनके अंदर आसानी से क्वेश्चन है जो हो जाएगा। बाकी नहीं आए डाउट, अगर फिर भी नहीं हो आपसे तो आप इन पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन का पिक। बाकी SRTP के अंदर, हाँ ये 2 लास्ट के अंदर है। मोर लिमिटेड परचेज एन असेट ऑन 1 जनवरी 2013 फॉर 5 लाख एंड द असेट हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू जो नील है। ऑन 1 जनवरी द डायरेक्टर जो है उन्होंने रिव्यू किया एस्टिमेटेड लाइफ और डिसाइडेड दैट असेट विल प्रोबेबली यूजफुल फॉर द फर्दर 4 ईयर। तो ये क्या चेंज इन अकाउंटिंग, चेंज इन एस्टिमेट हो सकता है क्या यूजफुल लाइफ का? हाँ हो सकता है। क्या इफेक्ट दिया जाएगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। तो देखो 5 लाख में खरीदी थी, 5 साल हो गए, 13, 14, 15, 16, 4 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया। हर साल 1-1 लाख का लगा रहे हैं, क्योंकि 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 रेजिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं, वैल्यू बची 1 लाख। और अब वो क्या कह रही है, ये कितने साल और चलेगी? 4 साल और चलेगी। तो अब हम हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 25,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आगे वाले सालों में लगाएंगे। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ अल्टरनेटिव मेजर ऑन द बेसिस जिसके हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता हो तो, अगर आपने देखा है स्टडी मटेरियल, तो वहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखा हुआ है, करंट कॉस्ट लिखा हुआ है, रियलाइजेबल वैल्यू लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये सारे तरीके जिनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस पे खरीदा उसके हिसाब से, करंट कॉस्ट मतलब आज अगर ऐसे कैसे एसेट लेके आए तो कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, करंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। रियलाइजेबल, आज अगर हम इस एसेट को सेल करते हैं तो कितना पैसा रियलाइज होगा, उसके ऊपर हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, इससे जितने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे उन सारों के प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन किया जा सकता है। Entity A supermarket chain is renovating one of the major store. The store will have more available space for the store promotion outlet after the renovation and will include the restaurant. Management is preparing the budget for the year after the store reopen, which include the cost of remodeling and expectation of 15% increase in sales revenue from the store of renovation, which will attract new customer. अब हम क्या कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं। रिनोवेशन की वजह से क्या होगा, 15% हमारे रेवेन्यू, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 15% रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या कैपिटलाइज करें या नहीं करें। तो कैपिटलाइज करने के लिए स्टैंड ने क्या कहा, कोई भी एक्सपेंडिचर, अगर आपको कोई भी अमाउंट जो अगर आपको कैपिटलाइज करना है तो उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए उसका,
और उसकी कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए। यहाँ बात करें तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हाँ 15% से बढ़ रहा है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई। और सेकंड कॉस्ट मेजरेबल, तो ये इसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। An accountant of Mobile Limited was sought your opinion with relevant reason whether the following transaction will treated as change in accounting policy or not for the year ended 31st March 2019. Please advise him on the following situation in accordance with the provisions of the relevant accounting standard. Provision for doubtful debt was created at 2% till 31st March 2018. From the financial year 2018-19 the rate of provision will change to 3%. क्या है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए फॉर्मल ग्रेजुएटी स्कीम इन प्लेस ऑफ एड हॉक ग्रेजुएटी पेमेंट। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बनता है इस 5 का, लेकिन इस 1 में भी पूछा जा सकता है। एड हॉक, पहले एड हॉक दे रहे थे, अब हमने फॉर्मल सिस्टम लेके आ गए, तो क्या ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। टिल द प्रीवियस ईयर फर्नीचर वॉज depreciated on a straight line basis over the period of 5 year. In current year useful life of change जो है वो 3 year। अगर मेथड चेंज होता तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता, लेकिन यहाँ यूजफुल लाइफ में चेंज हो रहा है, चेंज इन एस्टिमेट है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव retired after completing 5 year of service in organization. Such employees will get pension 20,000 per month. Earlier there was no scheme, पहले कोई स्कीम नहीं थी, अब एक स्कीम लेके आए हैं, तो ये इंट्रोडक्शन है। During the year ended 31st March 2019, there was change in cost formula in measuring the cost of inventory. अगर cost का formula देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस मेथड। तो फॉर्मूला मतलब क्या था, मेथड। तो पहले कोई मेथड था, अकाउंटिंग एवेल्यूशन करना एक प्रिंसिपल है, और पहले फॉर्मूला ले रहे थे मतलब मेथड, तो दोनों मिलकर अकाउंटिंग पॉलिसी था। अब वो फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं, मतलब ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Mr. Mohul gives you the following information relating to the item forming part of inventory as on 31/3/2019. His factory produces product X using raw material A. 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज प्राइस जिसकी है 120 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो वो 90। तो रॉ मटेरियल किस पे होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और परचेज प्राइस विच एवर इज लोअर। लेकिन साथ में एक कंडीशन है कि अगर फिनिश गुड्स पे प्रॉफिट होगा तो उस केस में रिप्लेसमेंट पे नहीं जाएंगे। तो हमें देखना है फिनिश गुड्स पे। 500 यूनिट ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स, कॉस्ट जिसकी इनकर्ड है 260। दीज कॉस्ट कैन बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट ईयर इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंसेज ऑफ 260 पर यूनिट। 260 लगे हुए, 60 और लगेंगे, ठीक है, तो टोटल 320 लगेंगे। अब अगर 320 से ज़्यादा रियलाइज हो रहे हैं तब तो 260 पे रहने दो, अगर उससे कम रियलाइज हो रहे हैं तो फिर एनआरवी के हिसाब से होगा। 1500 यूनिट जो है वो टोटल कॉस्ट जिसके लगेगी फिनिश गुड्स जिसकी 320 पे, और एनआरवी कितनी है 300। तो इसके हिसाब से फिनिश्ड गुड्स कितने पे होगा, कॉस्ट और एनआरवी लोअर 300। डब्ल्यूआईपी कितने पे होगा, तो इसकी भी एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनआरवी कितनी, तो देखो सेल कितने पे होगा तैयार होके 300, और लेस उसके लिए क्या होगी, एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी कितने की 60 की। तो एनआरवी कितनी है इसकी 240, एनआरवी 240 और कॉस्ट 260, तो किस पे होगा 240 पे। और इसमें क्योंकि फिनिश्ड गुड्स पे भी लॉस कंटिन्यू करेगा, इस वजह से ये किस पे चला जाएगा, रिप्लेसमेंट पे चला जाएगा। अगर फिनिश्ड गुड्स में अगर यहीं पर सेल प्राइस जो वो 320 की जगह 400 होते तो उस केस के अंदर ये 120 का 120 पे ही रहता, ठीक है, और ये भी 260 का 260 पे रहता, और वो 400 होता तो ये 320 कॉस्ट पे 320 पे रहता, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे इसके अंदर आपको डाउट कहीं आएगा नहीं, बस एक ये ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर ये जो है ये रिजर्व में नहीं है, 130 जो है ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है। बाकी एक पॉइंट और है इसके अंदर, हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट ए कॉस्ट प्लस 25%, मतलब आपको स्टॉक रिजर्व हटाना है, ठीक है। प्रोविजन में बनाना 5% का, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट बिल्डिंग एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 20% रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। ओपनिंग रेट दे रखी है, क्लोजिंग रेट दे रखी है, एवरेज रेट दे रखी है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st शोइंग द एक्सटेंट पॉसिबल और ब्रांच रिजल्ट सेपरेटली। स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2019, लास्ट का जो स्टॉक दे रखा है लखनऊ का तो 1,50,000 और कैनबरा का दे रखा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3125। ऑल स्टॉक वर आउट ऑफ द परचेज मेड एट अब्रॉड, मतलब ये पूरा का पूरा स्टॉक वहीं से खरीदा हुआ। मतलब क्या हेड ऑफिस ने सेंड किया है क्या, नहीं, हेड ऑफिस ने सेंड इसमें से कुछ भी नहीं किया। मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक पे आपको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं,
ठीक है, यहाँ लिखा जरूर है कॉस्ट प्लस 25%। सर ओपनिंग पे अगर स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना होता तो वो ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता, और ट्रायल बैलेंस में देखो ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक। तो ओपनिंग वाला राइट ऑफ करेंगे बाई साइड में, क्लोजिंग वाला क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्लोजिंग में कुछ ऐसा है नहीं। बाकी रेट की बात करें तो रेट प्लांट एंड मशीनरी के लिए देखो एसेट की दे रखी है 46, तो ये किसके हिसाब से हो जाएगा 46 के हिसाब से। डेप्रिसिएशन जो है वो भी किसके हिसाब से 46 के हिसाब से। और डेटर एंड क्रेडिटर क्लोजिंग रेट के हिसाब से। अगर नहीं दे रखा है तो इंटीग्रल मानेंगे। क्लोजिंग कितना 53, तो डेटर एंड क्रेडिटर 53 की रेट। स्टॉक ओपनिंग है तो ओपनिंग की रेट दे रखी है अलग से 50, ये लो 50। उसके बाद में कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट 53 काम आएगी। परचेज एंड सेल एवरेज रेट कितना है 51। गुड्स एंड तो एक्चुअली ले लेंगे क्योंकि एक्चुअली दे रखा है, ठीक है भाई। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया तब तो वो हेड ऑफिस की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से सीधा ही ले लीजिए। मैंने उसके बाद वेजेज एंड सैलरी एवरेज रेट कितना भाई 51, रेंट 51, ऑफिस एक्सपेंस 51, कमीशन रिसिप्ट जो है वो एवरेज रेट, और हेड ऑफिस का तो ये एक्चुअली ले लेंगे, ठीक है। ये इसका तो ये यहीं से क्लियर। इसके बाद में और डेप्रिसिएशन की और ये दो एंट्री कर दीजिएगा, डेप्रिसिएशन की और ये प्रोविजन की, बाद में ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। पता नहीं ये कौन है, वो कह रहा है उसके रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम 80 है, जनरल कैपिटल लेजर 60 और जनरल लेजर 90, मतलब टोटल हो गया 80 + 60 + 90 230, ठीक है। द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 250 ऑन द सेम डेट विच एज डिस्क्लोज अंडर द हेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एसेट इन बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 साफ कहता है कि अगर आपका रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में जाए तो भी माइनस में जाने दीजिए, लेकिन लिखोगे किस साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखोगे, एसेट साइड में नहीं लिखोगे, कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं लिखा जाएगा। तो इनके 230 के रिजर्व पॉजिटिव है और 250 का अकोमोडेटेड लॉस है, तो बचा -20 का अकोमोडेटेड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस साइड में शो होगा, एसेट साइड में शो नहीं कर सकते। कंपनी गलत कर रही है, कंपनी को जूते मारो। क्लियर है? तो ये आपकी टोटल कंप्लीट हुआ मॉक टेस्ट। एक्चुअल में मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कम होने के दो कारण हैं। एक तो पहला रीज़न ये है कि कुछ टॉपिक जो है वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से आपका कुछ सिलेबस, कुछ क्वेश्चन जो है वो बाहर चले गए। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन फिक्स है तो एक क्वेश्चन तो वैसे ही बाहर चला गया। उसके अलावा एस के अंदर भी एस 4, 5 और ये जो थे पहले थे और ये आपके हट चुके हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा मॉक टेस्ट के अंदर है और वो अपने को कवर करने नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ा कम हो गया। और दूसरा क्या है, रिपीट बहुत ज़्यादा है, जो आपने आरटीपी में कर रखे हैं वही क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हैं, इस वजह से बहुत कम टाइम लगा। बाकी करते रहिए अच्छे से। बाकी हम इसके बाद में जस्ट बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बाद में मैराथन क्लास पे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।